अध्याय 6। मो युन जैड मक्खियाँ। घोड़े से जल्दी उतरकर यू शियाओयू ने सू शांग के पेट की तरफ देखा और पाया कि वहां मक्खियां भिन रही थीं। उसने हैरान होकर पास खड़े विपिन की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? मक्खियां दूर भगाते हुए विपिन शांत रहा। मिस यू, आजकल मौसम बहुत नम है, और वैसे भी मैंने अकादमी के एंट्रेंस पर ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं की थी। शायद यहाँ की सफाई ठीक से नहीं हुई है। ये काफ़ी नॉर्मल है। विपिन ने बड़ी सफाई से इस सिचुएशन से अपना पल्ला झाड़ लिया। आखिर बिना खुद जांचे कोई भी कुछ निश्चित नहीं कह सकता था। यू फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम कहना चाहते हो कि ये मक्खियां यहाँ पहुंचने के बाद आईं? विपिन ने नाराजगी में सिर हिलाया। आप हम नौकरों से सवाल कर रहे हैं मिस्टर यू। मैं रोज सुशांग को साफ करता हूँ और ताज़े फूलों की गंध से नहलाता हूँ। ये हमेशा साफ सुथरा रहता है और मिस यू जैसी प्रतिष्ठित महिला के लिए एकदम सही है। यू शियाओयू ने समर्थन किया। भाई, ये सही कह रहा है। सुशांग एक बहुत कीमती घोड़ा है जिसे सबसे अच्छा खाना खिलाया जाता है और अलग से रखा जाता है। ये आम घोड़ों से बिल्कुल अलग है और इसमें कोई गंदगी नहीं होती। मैंने इसे पूरे रास्ते चलाया है और इसमें कोई गंध नहीं है। ये अकादमी की गड़बड़ी होगी। मैं इसकी सूचना छात्र मामलों के कार्यालय को दूंगा और टीचर्स से कहूंगा कि इसे ठीक कराएं। अपनी बहन की बात सुनकर यू फैंग ने और सवाल करना बंद कर दिया और मुस्कराते हुए कहा, छोटी मोटी बातें हैं ये। चलो पहले कैंपस के अंदर चलते हैं। एक बार जब तुम मूल्यांकन पास कर लोगी तो मैं तुम्हें टीचर चुनने में मदद करूंगा। यू शियाओयू ने सिर हिलाया और मो यानक्सुए को बुलाने ही वाली थी कि तभी एक तंज भरी आवाज आए। घोड़ों की कई किस्में होती हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा और सुंदर होना ही उसे मूल्यवान घोड़ा नहीं बना देता। उसी वक्त एक लंबी लड़की जो एक शानदार घोड़े पर सवार थी धीरे धीरे उनके पास आए। उसका घोड़ा सुशांग से भी लंबा था। चमकदार काले फर, लंबी पतली गर्दन, ताकतवर पैर और उसकी चमचमाती आंखें काफी इम्प्रेसिव लग रही थीं। उसके खुर पत्थर की जमीन पर एक लयबद्ध क्लिप क्लॉप की आवाज कर रहे थे, जिससे पहले से ही एक दबाव की भावना महसूस होने लगी थी। नवागंतुक को पहचानते ही यू शियाओयू की भौहें तन गईं। लियू मिंग्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? सामने खड़ी लड़की लियू मिंग्यू लियू परिवार के मुखिया की बेटी थी, जो व्हाइट रॉक शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक था। मो यांगसू और यू शियाओयू के साथ वो भी शहर की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और हमेशा बाकी दोनों से मुकाबला करती रहती थी। हर मुलाकात के बाद लड़ाई झगड़े होना तय था। यू शियाओयू ने इस बार लियू मिंग्यू पर हावी दिखने के लिए सुशांग की सवारी करने का प्लान बनाया था, ताकि वो उसे मात दे सके। लेकिन उसकी उम्मीदों के खिलाफ लियू मिंग्यू उससे भी बड़ा और ज्यादा इम्प्रेसिव घोड़ा ले आई थी। क्या ये साफ नहीं है? लियू मिंग्यू ने लगाम खींचते हुए और थोड़ी को घमंड से ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा दाओ ली असली बेशकीमती घोड़ा है। तुम्हारा तो बस एक बछेड़ा है, और फिर भी तुम्हें इसे बेशकीमती घोड़ा कहने की हिम्मत हो रही है? बकवास। यू शियाओयू ने गुस्से में अपने होंठ काटे। उसका चेहरा लाल हो गया। वो जवाब देना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मुंह सिकुड़ गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। बाकी घोड़ों के मुकाबले सुशांग शानदार लग रहा था, लेकिन दाओ ली के सामने वो बस एक बछेड़े जैसा दिख रहा था, जैसे कोई बड़ा फर्क ही नहीं था। क्या तुम अब भी कन्फर्म नहीं हो? तुम्हारे घोड़े में हिम्मत है मेरे दाओ ली के साथ मुकाबला करने की? अगर ये जीत गया तो मैं इसे बेशकीमती घोड़ा मान लूंगी, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ एक बछेड़े पर सवार होकर अकादमी आए हो। लियू मिंग्यू ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। हम मुकाबला कैसे करेंगे? यू शियाओयू ने गुस्से में अपने हाथ कमर पर रख लिए। लियू मिंग्यू ने तुरंत उसके गुस्से को भांपते हुए कहा, यह बहुत सिंपल है। चूंकि सोर्स पूल असेसमेंट आने वाला है, तो उन्हें 1000 मील दौड़ाना प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन एक असली बेशकीमती घोड़ा न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होता है, बल्कि मेंटली भी बहुत रेजिलिएंट होता है। फिर उसने अपनी जेब से एक भूरे नीले रंग का पत्थर निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखा। मेरे पास मो युन जैड का एक टुकड़ा है, जिसे युद्ध के मैदानों से लाया गया है और योद्धाओं के खून में भिगोया जाता है, जो एक जबरदस्त आभा से भरपूर होता है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह युद्ध के मैदान की भयावहता का इमिटेशन करता है, जिससे मन विचलित हो जाता है। एक सच्चा बेशकीमती घोड़ा 10 मीटर के दायरे में भी इससे बेअसर रहेगा, लेकिन एक साधारण घोड़ा डर के मारे बेकाबू हो सकता है। तुम्हारे घोड़े में इसे झेलने की हिम्मत है? मो युन जैड में जबरदस्त मारक आभा होती है। एक बार इसे एक्टिवेट किया जाए
तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करता है और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। सिर्फ एक घोड़े का परीक्षण करने के लिए इतनी कीमती वस्तु का उपयोग करना, जैसा कि लियू परिवार की बेटी से उम्मीद थी, काफी हिम्मत वाली हो। आसपास के लोग धीरे धीरे चर्चा करने लगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक टेस्ट है, ज्यादा मारक आभा बर्बाद नहीं होगी। मो युन जेड को सील करने के बाद भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लियू मिंग्यू ने जवाब दिया। यू शियाओयू तुरंत कुछ नहीं बोली, क्योंकि यह घोड़ा उसका नहीं था, जिससे फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है? लियू मिंग्यू ने एक ताने भरे अंदाज में कहा। अगर नहीं, तो मान लो कि तुम हीन हो और बछेड़े पर सवार होकर अकादमी में आए हो। यू शियाओयू गुस्से से उबल पड़ी। लेकिन हार मानने का मतलब था कि वह लियू मिंग्यू के सामने फिर कभी सिर ऊंचा नहीं कर पाएगी। जब वह जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी गाड़ी से एक शांत आवाज आई, हम क्यों नहीं करेंगे? गाड़ी का पर्दा हटा और मो यांगसू बाहर निकली। सफेद कपड़ों में लिपटी, उनका शालीन और नाजुक चेहरा उनके लंबे, पतले शरीर से मेल खा रहा था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीन सुंदरियों का ये टकराव लोगों के लिए एक दृश्य दावत जैसा था। लियू मिंग्यू ने तुरंत मो यांगसू की तरफ देखा और कहा, ओह, तो ये तुम्हारा सुशांग है। देखने में तो काफी नीरस लग रहा है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं। मो यांगसू ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया, हम बाद में देखेंगे कि कौन जीतेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी स्वीकृति से क्या होगा? क्यों ना हम दांव थोड़ा बड़ा कर दें? लियू मिंग्यू ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या दांव? मो यांगसू मुस्कुराई, बहुत सिंपल है, हारने वाले को सबके सामने मुझसे और शियाओयू से माफी मांगनी होगी और 3 बार चिल्लाना होगा, मैं गलत थी। लियू मिंग्यू ने आत्मविश्वास से कहा, डील, लेकिन ये कोई साधारण टेस्ट नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि सुशांग और दाओली मारक आभा के खिलाफ मुकाबला करें, जो ज्यादा देर तक टिकेगा वही जीतेगा। मारक आभा का जिक्र सुनकर भीड़ में थोड़ी हलचल मच गई। नियमों की समझाने के बाद भी कुछ लोग कंफ्यूज दिखे। लियू मिंग्यू ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, जितना करीब वे मो युन जेड के पास आएंगे, मारक आभा उतनी ही स्ट्रांग होगी। दूसरे शब्दों में, जो घोड़ा ज्यादा करीब जाएगा, वो जीत जाएगा। क्या तुम खेलोगे? मो यांगसू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, ठीक है। हालांकि सुशांग एक बेशकीमती घोड़ा था, लेकिन वह अभी भी काफी यंग और मनमौजी था। उसने कभी भी जीवन मृत्यु का सामना नहीं किया था। 10 मीटर के दायरे में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन दाओली जैसे अनुभवी घोड़े से मुकाबला करना थोड़ा अनिश्चित लग रहा था। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने बगल में खड़े दूल्हे की ओर देखा। विपिन, जो अभी तक खामोश खड़ा था, उसकी नजरों का केंद्र बन गया। मो यांगसू ने उसे देखा और बोली, विपिन, तुम सुशांग की देखभाल कर रहे हो, तुम ही तय करो कि हमें इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। विपिन को अचानक सामने आते देख थोड़ा झटका लगा। फिर उसने अपनी पोजीशन के बारे में सोचना शुरू किया। ये लड़ाई असल में दोनों युवतियों के बीच थी, लेकिन वह बस एक दूल्हा था, और चाहे जीत हो या हार, उसका इससे कोई सीधा मतलब नहीं था। वो बस लो प्रोफाइल रहना चाहता था। वो सोच ही रहा था कि उसने जल्दी से सिर झुकाते हुए कहा, मिस, मैं तो बस एक दूल्हा हूँ, मुझे ऐसे फैसले लेने का हक नहीं है। लेकिन मो यांगसू ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें फैसला लेने का अधिकार दिया है, इसलिए अब तुम ही तय करोगे। विपिन अभी भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मैं सिर्फ घोड़ों की देखभाल जानता हूँ, मुझे दूसरे मामलों की ज्यादा समझ नहीं है। मो यांगसू ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोर्स सिक्के दूंगी। जैसे ही उसने ये बात कही, विपिन की आंखों में चमक आ गई। पहले थोड़ा झिझकते हुए उसने अपने हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है, मुकाबला होगा और हम जरूर जीतेंगे, हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।